जाएंगे तो ऑर्बिट को चेंज करने के लिए वर्क डन, या फिर क्या हो गया हमारे पास, तो स्पीड और वो सारी चीज़ें। और उसके अलावा तो क्या करना, तो सेटेलाइट जो है, तो कौन सा जो सेटेलाइट आसपास में उड़ते हैं, जो नियर अर्थ और सेटेलाइट होते हैं, तो उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 84.6 मिनट बताया था। 84.6 मिनट 1.5 आवर्स यूजुअली लेते हैं, तो वो आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ तक ये सेटेलाइट वाली बात हो गई। सेटेलाइट आपको पता है कि फ्रीली फॉलिंग माना जाता है, कुछ गिर गया तो वो भी कहाँ घूमता रहेगा, नीचे नहीं आएगा। ये छोटी बड़ी बात है, सेटेलाइट के बारे में आपको ऑलरेडी याद होगा। वेटलेसनेस की फीलिंग आती है, तो स्टेटमेंट वाइज कुछ डाल सकते तुम कर लोगे। और केपलर लॉ में तो पता हो गया, केपलर तीन होता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, और क्या होता है वो, तो इलिप्स में घूमता है, और बीच वाला क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो दो पोजीशन क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट में, तो क्लोजेस्ट पे कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व होता है सब जगहों पे, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। और जब क्लोजेस्ट पोजीशन पर रहेगा, तो क्लोजेस्ट पोजीशन पे तो स्पीड ज़्यादा होगी, तो स्पीड ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ये छोटी मोटी बात याद होगा, याद कर लोगे ना, m1v1r1 इक्वल टू mv2r2। तो जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एरियल वेलोसिटी जो एरिया, ये एरिया बाई टाइम का, अगर एरिया ज़्यादा है तो टाइम भी क्या लगेगा वहाँ पे, ज़्यादा लगेगा। झाड़ू लगाने वाला कार्यक्रम तो देख रखा, वहाँ से भी कुछ डायग्राम बना सकते हैं। तो फाइनल आपसे बोला जा रहा है कि हाइट के साथ और डेप्थ के साथ जो हमारा, तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन जो है ध्यान देख लोगे। R2R पे तो क्या करें, जी का रेशियो बता दें। अर्थ के सरफेस से आर ऊंचाई पे चले गए, याद है फार्मूला, जी डैश इक्वल जी बटे n+1 का होल स्क्वायर। तो ये आर ऊंचाई पे जाएंगे तो जी डैश इक्वल कितना हो गया, जी वाई आर पे गए हैं, आर पे गए हैं, अर्थ के सरफेस से आर ऊंचाई पे गए हैं, तो जी डैश इक्वल g/4, जी डैश के वैल्यू अर्थ पे यहाँ पे 40 न्यूटन है, उसका वेट तो कितना होगा, h इक्वल टू आर पे 10 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आई बात? जिनको नहीं समझ में आया बोल देंगे, ये सारी बातें तो वेरियस टाइम्स आपको क्लास में तो रिपीट किया गया था, इसलिए हवा में उड़ा रहा हूँ, ये सब अब लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। अब जो है ना, लिखने का टाइम तो अब जो है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ये बोल रहा हूँ कि क्या बोला, h इक्वल टू आर वाला फंडा, तो h इक्वल टू एन आर के लिखवा रखा, जी डैश स्क्वायर कितनी होती है, जी 1/n+1 का होल स्क्वायर ऐसा फंडा दे देखा है। अब ये इसी को क्या h इक्वल टू आर कर दिया, तो n के वैल्यू कितना फिलअप कर देंगे, तो बन तो जी डैश इक्वल g/4 हो गया, जी डैश इक्वल ये h इक्वल टू आर ऊंचाई पे लेगा, n के लिए फिलअप कर दिया, जिसके लिए पूछा जाएगा तुम कर लोगे। अभी रिसेंटली जेईई मेन में तो आर पे और 2r पे पूछे हुए हैं, तो हमने क्या कर दिया, वो बोले h इक्वल टू 2r पे ले गए, अर्थ सरफेस से h इक्वल टू कहाँ ले गए, 2r पे, तो अर्थ पे उसका वेट 90 न्यूटन था, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, घट तो जाएगा ही। अब एग्जैक्टली वैल्यू निकाल लोगे तो जी डैश की वैल्यू g/9 हो गया, तो वेट की वैल्यू भी 19 हो जाएगा, 90 है, तो यहाँ पे वहाँ जाके 10 न्यूटन ही बच जाएगा। समझ में आई बात? तो वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट देख रहे थे, एक तो ये हो गया, और बाकी h इन टर्म्स ऑफ h, उस फार्मूला ही पूछा, जी डैश की वैल्यू कितना होता है, जी एंड आर लिखूँ या आर ऐसा लिखूँ, ये सही है या कुछ और सही है, पहचानो ये सही है या गलत है। हाइट के साथ यही सही है गलत है, ये सही है ना। 4 ऑप्शन ऐसे भी दिए, तो पीछे तो फॉलो करेक्ट है। h हाइट पे जी डैश की वैल्यू बता दो, h हाइट पे क्या होता है, जी डैश की वैल्यू, तो जी टाइम्स r/r+h का सही है या, तो हाइट पे ही लिख दिया। और डेप्थ में जी डैश करो जी, छोटे मोटे काम करो, जल्दी देखते कौन बता पा रहा आंसर। 3r/4 पे तो डेप्थ में जाके बता जी डैश की वैल्यू कितनी होगी। कर लोगे ना, डी की वैल्यू दिया तो आर जी डैश निकाल लोगे, जी डैश दिया तो क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। अब फार्मूला याद होने चाहिए, हाइट और डेप्थ बता दिया। रोटेशन वाले तो जी डैश इक्वल g - ω², कहाँ पे मैक्सिमम होता है जी, पोल पे या इक्वेटर पे,
पोल पे मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, तो जी इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। बाकी वो सब पूछ लिया तो तुम उसमें घबराने में, तो वो ग्रेविटेशनल में इलेक्ट्रोस्टैटिक में चाहिए बता दिया आपको कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू टाइम्स फाइनल माइनस इनिशियल, और पोटेंशियल याद कर लोगे तुम। रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है और रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ याद है? हाँ बताएंगे, फार्मूला रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के क्यू बटे आर या जी एम बटे आर, जी एम बटे आर, बगल वाले बताएंगे जी एम बटे आर माइनस जी एम बाई आर होता। क्या करेंगे ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे तो याद रखेंगे पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स में माइनस पढ़ते हैं, तो से रिंग के सेंटर में माइनस जी एम बाई और एक्सिस पे माइनस जी एम बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस। समझ में आ गई बात? तो छोटे मोटे काम करो, ये सेम काम इलेक्ट्रोस्टैट में होगा, इलेक्ट्रोस्टैट में प्लस में पढ़ेंगे और इधर क्या पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रेविटेशन में या इलेक्ट्रोस्टैट में या वर्क पावर एनर्जी में तो डब्बा वाला फार्मूला याद होगा, बताया था कि पोटेंशियल फंक्शन दिया रहेगा तो क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन पूछा था, कुछ याद होगा, डेल वी बाई डेल एक्स। तो उस फंडे पे भी मिल सकते हैं, 3 जगहों पे हैं, तो 3 जगहों पे कहीं ना कहीं तो वो डाल सकते हैं। तो याद होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का डेल वी बाई, और आई कैप लगा दोगे और एक्स में आ जाएगा, ये अब आई आ जाएगा। अभी इलेक्ट्रोस्टैट में पूछे, ग्रेविटेशन में पूछे या फिर नहीं पूछे, ये कहाँ पता चलेगा? वहाँ जब एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पता चलेगा कि ये पूछा या नहीं पूछा। 3 जगह पे इसकी प्रोबेबिलिटी है, एक्स कंपाउंड वाई कंपाउंड पूरा कंप्लीट लिख दोगे। फोर्स निकालना हो तो क्या कर देंगे, तो क्यू से गुना कर देंगे या एम से गुना कर देंगे, फोर्स बन जाएगा। तो आपको दिखा दिया कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है यार। तो जो ऑलरेडी हमने कर रखा वो सब जो है ना कि ये क्या करना, तो किसी पॉइंट पे तो फील्ड निकालना या फोर्स निकालना, वो सब तुम मैनेज कर लोगे। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना तुम मैनेज कर लोगे, ठीक है। जल्दी से रिपीट कर दे, 1 सेकंड ये लूँगा, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू, सेंटर पे फील्ड एंड पोटेंशियल जल्दी बोल देगा, जल्दी बोल देगा। सेंटर पे फील्ड एंड पोटेंशियल तो क्या हो गया, तो ये पोटेंशियल माइनस माइनस आ जाएंगे, ये प्लस प्लस जीरो कर देगा, पोटेंशियल जीरो, अब फील्ड भी जीरो। सुन लिया? तो जल्दी से देख ले, पोटेंशियल फील्ड जीरो हो गया। जल्दी से इसका डायरेक्शन एक बार बता दें, एक सेकंड इसमें डाल दें। तो ये जीरो हो गया, फील्ड जीरो हो गया ये, और इधर ही हो जाएगा, डायरेक्शन से इन्वॉल्वमेंट है लोग मैनेज। तो फील्ड आपको पता चलेगा कि इधर इस पर रहेगा। तो देख लेगा मैग्नेटिक फील्ड डालिएगा, ये चार्ज नहीं है यहाँ पे, करंट करिंग कंडक्टर ऐसे हैं, करंट करिंग कंडक्टर ऐसे ऐसे हैं, करंट करिंग कंडक्टर में करंट अंदर जा रहा है, यहाँ भी अंदर जा रहा है, यहाँ बाहर जा रहा है। फिर से मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक केस बन गया, यहाँ अंदर और यहाँ पे बाहर जा रहा है। अब सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे क्या बतानी है हमें, रिजल्टेंट फील्ड बतानी है। जल्दी बता देगा? समझ में आ गया सवाल? 4 डंडे हैं, एक डंडा में करंट अंदर जा रहा है, इसमें भी अंदर जा रहा है, इसमें भी अंदर जा रहा है, इसमें भी, इसमें बाहर जा रहा है। तो इस पॉइंट पे सेंटर पे क्या बताना आपको, रिजल्टेंट फील्ड बताना, क्या बताना है, ठीक। तो ये कहाँ फील्ड बनाएगा, करंट अंदर जा रहा है तो ये इधर बनाएगा, और ये कहाँ बनाएगा, ऊपर, तो इसका नलीफाई हो गया, ठीक है। ये बनाएगा कहाँ पे, इधर, और ये बनाएगा किधर, तो रिजल्टेंट फील्ड इधर क्या जाएगा। नहीं समझ में आया? लॉन्ग वायर्स हैं, करंट कितना है सभी में, आई है, ये लॉन्ग वायर्स हैं, करंट कितना, आई। तो लॉन्ग वायर है, करंट आई है, तो फील्ड बनाता है ना आसपास में। तो फील्ड जो बनाएगा तो कितना, यहाँ पे ये बनाएगा, ये जो बनाएगा, तो चूंकि जो है कि अंदर बाहर हो जाएगा, तो अंदर बाहर जो होगा ऐसे, इसको अंदर ले, इसके लिए इधर आएगा और इसके लिए ऊपर जाएगा, तो इसके दोनों का नलीफाई हो जाएगा। जैसे चार्ज में प्लस चार्ज और प्लस चार्ज का फील्ड नलीफाई हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस वाले का तो ऐड ऑन हो जाएगा। ऐसे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, अंगूठा ले जाओगे तो इसके कारण इधर आ जाएगा, और इसके कारण कहाँ जाएगा, मैं ये लेकर, तो
अंगूठा ले जाना हमें, ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये अंगूठा यहाँ पे ले जाएंगे तो किधर जाएगा ये? समझ नहीं आई बात? ये ऐसे निकालते थे ना। अरे ये अंदर जा रहा है तो अंगूठा ले गया ऐसे, ये अंदर जा रहा है अंगूठा लेगा तो ये अंगूठा पहले इधर था फिर इधर हो गया, ये खत्म हो गया। अब ये कहाँ जा रहा है? अंदर, अंगूठा यहाँ पे, तो ये इधर जा रही है, ये इधर नीचे जा रही है, हाँ। और ये कहाँ जा रहा है? ये इधर बाहर ले जाओगे, यहाँ अंगूठा लाओगे तो ये इधर आ जाएगा, दोनों इधर ही आ जाएंगे। समझ नहीं आया कुछ? तो यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। अब कितना आएगा? तो ये वैल्यू दिया है लॉन्ग वायर से, लॉन्ग वायर में कितना होता है? आर आ रहा है, तो एक के कारण कितना होता है? म्यू 2 पाई, तो 2 के लिए कितना कर दोगे? 2 पाई आर, और कितना करते हैं? 2 डबल कर लेंगे, ठीक है। ये या सेम क्वेश्चन में क्या होता था कि इसमें करंट सभी में आई था, इसमें आई डैश है, तो इस पे आई डैश पे फोर्स निकालो। तो आई डैश से क्या कर देंगे? यहाँ पे पहले फील्ड निकाल लेंगे और उससे क्या कर देंगे? नहीं समझ में? आई एल भी होता ना, तो बी निकाल लिया, आई से गुना कर तो क्या आ जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। सुन लिया छोटे मोटे काम। तो ये फिर से जल्दी देखते हैं इस बार, एक चार्ज वाले देख लें। यहाँ पे ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, और ये आर डिस्टेंस भी क्या निकालना है आप? यहाँ पे फील्ड बता दें, जल्दी देखते हैं कौन बता पा रहा। कौन बताएगा फील्ड? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, डिस्टेंस आ रहा है हमारा, यहाँ पे फील्ड बताना, √2 ही आ जाएगा। और यहाँ पे एक और क्यू रहेगा, कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स फील्ड निकाल लिया ना, कैपिटल क्यू से गुना कर दें तो फोर्स बन जाएगा। समझ में आई बात? तो फील्ड और फोर्स दोनों के लिए तो छोटे मोटे काम कर लोगे। कितना कर दिया? करंट। अब यहाँ पे तो मैं अभी क्या डाल दे रहे थे, चार्ज लिख रहे थे, करंट डाल देगा तो मैनेज कर लोगे। अब तुम ये क्या कर दिया गया? कर लोगे ना। अब ये क्या है? तो करंट करिंग कंडक्टर, लॉन्ग करंट करिंग कंडक्टर, इनके कारण, तो इसके कारण निकालोगे तो किधर जा रहा है? इधर, और इसके कारण नीचे। तो एक इधर आ जाएगा फील्ड और एक नीचे, तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, √2 बन जाएगा डिपेंडिंग ऑन करंट। अभी मैंने करंट आई माना, अगर कुछ आई और 3i √3i रहेगा तो कितना जाएगा? पाइथागोरस लगा लेंगे, ठीक। v1² प्लस, अब फोर्स फील्ड निकल गया तो आई से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? फोर्स। तो मैंने जो हो जाएगा, तो ये कार्यक्रम फील्ड वाले बता दिया गया। या मास रहेंगे, तो मैं मास रहेंगे तो क्या निकालोगे यहाँ पे? अरे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे, मास अपनी तरफ फील्ड बनाएगा ये, और इतनी तरफ रिजल्टेंट निकाल लोगे। तो ये छोटे मोटे काम कर लोगे। या पोटेंशियल के भी तो कर लोगे कि मल्टीपल चार्जेज और मासेज या दे सकते हैं, तो पोटेंशियल निकालना तो क्या कर लेंगे आप यहाँ पे? पता तुम्हें कॉन्सेप्ट जो है ना, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। आपको वहाँ पे जाके तो कॉन्सेंट्रेट होकर प्रोसेस करना होगा। रहना तो फील्ड और पोटेंशियल ही रहना, या तो चार्ज के लिए पूछें या डायपोल के लिए पूछ लो। समझ आई बात? डायपोल कैसा मोशन करता है? याद है कुछ? स्ट्रेट लाइन या सर्कल? एंगुलर सिस्टम करता था। डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा मोशन करता है? एंगुलर सिस्टम करता है। टाइम पीरियड कितनी होती है? 2 पाई √I/PE, √I/, समझ आई बात? टॉर्क वर्क दिखा दिया, सुबह से 5 बार दिखा दिया। टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, P साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE कॉस थीटा, रेशियो से बता दिया, वर्क में भी लिखवा दिया, मोशन कैसा करता है, टाइम पीरियड बता दिया। समझिए डायपोल का कार्यक्रम हो गया। डायपोल का तो फील्ड कितना होता है किसी आर थीटा पोजिशन पे? तो P/r3 1+3 cos थीटा, याद है ना? एक्सेल पे कितना होता है पता है ना तुम्हें? 2P/r3, और इक्वेटोरियल पे कितना था? P/r3। रेशियो से पता है ना? डायरेक्शन पता है ना फील्ड का, पोटेंशियल का? इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। डायपोल का इक्वेटोरियल पोटेंशियल, समझ में आई बात? और एक्सियल पे कितना पोटेंशियल होता है ना? तो 2P/r या P/r, P/r², गुड।
डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल केवल पी के बाई आर थीटा पे पोजीशन पे पोटेंशियल पी के कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया ये पिछले साल या पिछले साल में ये फार्मूला पूछा गया डायपोल का आर थीटा पिछले साल ही पूछा गया 2024 में ही पूछा गया। आर थीटा पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल का फार्मूला बता दो डायपोल के लिए तो पी के कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। डायपोल का पोटेंशियल 1/r² वेरी करता है और फील्ड 1/r³ और मोनोपोल के कारण पोटेंशियल 1/r और फील्ड 1/r²। समझ में आई बात? थोड़ी बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे। डायपोल की चर्चा कर दी गई और डायपोल में तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता चल गया डायपोल से पूछेंगे या मोनोपोल से पूछेंगे। समझ आई बात? फील्ड एंड पोटेंशियल की चर्चा कर दी और सिंपल वाले तो वो कंडक्टर का जो शेल थ्योरम बताया था वो समझ याद रखना तुम। कौन सा थ्योरम? अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट है फील्ड 0 और बाहर में फील्ड और पोटेंशियल दोनों डिक्रीज करता है। फील्ड का ग्राफ भी क्या होगा तो हाइपरबोलिकली डिक्रीज करेगा बाहर में और पोटेंशियल भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। किसके लिए? सेल थ्योरम बात कर रहा हूँ। होलो स्फेयर या स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फेयर की बात कर दिया। ठीक है। सेंटर पे इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी कितना होता है? इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी सरफेस का पोटेंशियल सेल में कितना होता है? ये फार्मूले पूछे हुए हैं। सेल का तुम्हें लग रहा होगा ना कि सेल इस बार नहीं पूछेगा, बता रहा हूँ जेईई मेन में ये सवाल ही पूछा होगा कि होलो स्फेयर है उसके सरफेस का पोटेंशियल बता दो इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। पोटेंशियल पूछ रहा हूँ बेटा सरफेस पे। पोटेंशियल k/r² कहाँ होगा? r होगा ना। ये k/r चार्ज डेंसिटी कर रहा हूँ उसमें। अरे σ/ε0 इंटू रेडियस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला अलग बताया था ना। समझ आई बात? स्फेरिकल सेल में सही बोल रहे हैं आप q/4πε0r या k/r या उसी को क्या लिखवाया था σ/ε0 इंटू रेडियस ये सेल के सरफेस पे पोटेंशियल का फार्मूला। ठीक। सेल के कहाँ पे? सरफेस पे पोटेंशियल का फार्मूला लिखवाया था। कंसेंट्रिक सेल रहेंगे तो सेंटर पे पोटेंशियल कितने निकालोगे? 2 लोग रहेंगे रेडियस ए और बी के। कंसेंट्रिक स्फेयर रेडियस ए और बी के सेंटर पे जल्दी बोल देगा। ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा रेडियस ए और रेडियस बी सेंटर पे पोटेंशियल σ/ε0। दो के लिए पढ़ रहा हो ना, बताया था कि जेईई मेन का देख लेना। एक ही के लिए पूछा कि स्फेरिकल सेल है उसका सरफेस का पोटेंशियल के 4 ऑप्शन दिए। σ/ε0 a प्लस बी। कितने लोगों ने फिजिक्स वगैरह पढ़ाया? इतने महीनों में बीच में कहीं पढ़ा रहा है? पढ़ाया नहीं, पढ़ते ही रहे। σ/ε0 a प्लस सेंटर का पोटेंशियल लिख लिया या कहीं और इधर उधर लगा निकालना होगा। 2 कंसेंट्रिक सेल का थ्योरी तो याद होगा कि कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देंगे तो कुछ याद है? कंडक्टिंग वायर से पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज अंदर से बाहर चले जाएगा। ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या कर जाता है? अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है, बाहर वाले का कम है। कनेक्शन करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, बाहर फ्लो कर जाएगा चार्ज। हाँ या नहीं? तो ऐसा याद होगा लोगों को, ये सब करवा दिया गया। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता? किस पे डिपेंड करता है? इनर सेल पे जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। आउटर सेल पे जो चार्ज है उस पर डिपेंड है। याद है ये फंडा भी? तो इंपॉर्टेंट फंडा तुम इंश्योर करो कर ले। तो और वो वाला फंडा तो याद ही है ना कि एन स्मॉल ड्रॉप्स मिलकर बड़े ड्रॉप बन जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मैग्नीफाई कर जाएगा, पोटेंशियल कितना मैग्नीफाई कर जाएगा। अरे एन छोटे छोटे ड्रॉप मिल करके
चार्ज एन क्यू हो जाता, पोटेंशियल कितना हो जाता, एन का पावर 2/3, इलेक्ट्रिक फील्ड एन बाई 1/3, और पोटेंशियल एनर्जी 5/3 कितनी हो जाती है। समझ आई बात। पावर वाले तो ये भी बता दिया कितना, तो 1/3, 2/3 एंड 5/3, और चार्ज एन गुना मैग्नीफाई कर दे एन क्यू हो जाता। तो वो फंडा भी आपने सुन लिया। तो डाइपोल ओपोल की चर्चा कर दी गई ये, और टाइम पीरियड भी इसका लिख सुन लिया आपने। तो आगे हम लोग मूव कर रहे हैं, कहाँ पे थे, हाँ ये एफ इज पोर्शनल टू 1/r, 1/r का पावर n रहेगा, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 1 - n/2, और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा। और यही क्या होगा, तो अगर वही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है 1/r², यहाँ 2 रखोगे तो √gm/r जो कर रहे थे हम लोग, और ये इनवर्स स्क्वायर ला के लिए तो t² पोर्शनल टू r क्यू हो जाएगा। समझ आई बात तुम्हें, जो ऑलरेडी जानते हैं √gm/r, ठीक है, और वाइटल स्पीड, ठीक है। एक और जो है कि तो फोर्स किसको, तो 1/r लिखा रहेगा, फोर्स इज पोर्शनल टू 1/r, तो 1/r में n की वैल्यू कितना रख देंगे 1, तो n की वैल्यू 1 रख देंगे तो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड पोर्शनल टू r हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं आया। डन हो गया ये डायरेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। और तीन और क्वेश्चन, एक तो 1/r² वाले जानते ही हो, √gm/r होती है, और वाइटल स्पीड, और टाइम पीरियड वैल्यू तुम जानते ही हो। अगर नहीं जानते हो तो क्या कर लोगे, वेलोसिटी पता है ना, टाइम पीरियड कैसे निकल 2πr/v हो जाता, वो फार्मूले पे भी सवाल पूछा गया। टाइम पीरियड 2π, ऊपर r है ही, अभी की जगह पे √gm/r रख दोगे, जो कैलकुलेट करके तो फार्मूले पूछे हुए हैं। समझ आई बात। तो बताया कि एक तो r² वाला फार्मूला है, एक तो 1/r वाला क्वेश्चन, ठीक, और एक और क्या, जो फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, n की वैल्यू कितनी होगी, तो कर लेंगे ये, ठीक। तो कांस्टेंट वाले भी पूछे गए हैं, 1/r वाले भी पूछे गए हैं, बाकी ये तो है ही आपके सामने फार्मूला ही है। इंश्योर करो n वाला वैल्यूज वाले वेरिएशन से आप मैनेज कर लोगे। n डायरेक्ट n वाला दिखा दिया, n² वाला दिखा दिया, n का पावर 4 दिखा दिया, 1 + समथिंग वाला दिखा दिया, बाकी n ये छोटे मोटे काम, यही पावर वाले भी तुम्हें पता हो गया कि पहले क्या, तो एक मोटर भरने में कितना टाइम लग रहा था, जो भी, तो वेलोसिटी कितनी थी हमारी, एक मोटर। चलिए ये फार्मूला याद है ना, फोर्स की वैल्यू कितना, ρAv², और dm/dt की वैल्यू कितनी होती है, ρAv, और कितना होता है हमारे पास। तो फंडा याद है कि एक मोटर 1 घंटे में एक टंकी भर देता है, एक मोटर 1 घंटे में टंकी, अब क्या कर दिया, 2 टंकी ऊपर रख दिया, क्या कर दिया, एक ही घंटे में दोनों मोटर, दोनों टंकी को भरना है, तो मोटर का पावर कितने से बढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ नहीं आया। मोटर उतना ही रखोगे और 2 टंकी लगा दोगे तो वो 1 घंटे में नहीं भरेगा। अगर चाहते हो 1 ही घंटे में भर दे तो मोटर का क्या करना पड़ेगा, तो मोटर का पावर है बढ़ाएंगे तो कितना टाइम्स करना पड़ेगा, NQ टाइम्स पावर करना पड़ेगा, फोर्स कितना करना होगा n², और dm/dt कितना करना होगा, n गुना मैग्नीफाई कर, मतलब मास को कितने रेट से डबल रेट से डालना पड़ेगा, dm/dt में डबल करना पड़ेगा, फोर्स 4 गुना करना पड़ेगा, और मोटर का पावर कितना करना पड़ेगा, 8 टाइम्स पावर मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तभी 2 टंकी 1 ही घंटे में फिलअप हो जाएंगे। फंडा समझ में आ गया। तो पावर का वेरिएशन भी दिखा दिया गया, या वो छोटे मोटे वो सब बर्नौलीज थ्योरम तुम्हें याद होगा, तुम उसको कर लेंगे। फ्लक्स स्पीड √2gh होती है, सेंटर पे होल करते हैं, और नीचे से साइड पे करो या ऊपर से, रेंज क्या होता है हमारा सेम होता है, और h1 + h2 टोटल हाइट के बराबर हो जाएगा। और समझ आई बात, h1 + h2 किसके बराबर होता है, टोटल हाइट के बराबर होता है। तो वो बर्नौलीज थ्योरम में फ्लक्स स्पीड भी पूछे जाते हैं।
तो इंश्योर कर लोगे। या ये कौन से वेंचुरीमीटर फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो वो वेंचुरीमीटर वाली बातें तुम यहाँ इंश्योर कर लोगे। जो है 5 बातें कहाँ पे थी हमारी, 5 बात जल्दी से 2 जगहों पे तो फिलअप कर रहा हूँ, ये करवा दिया आपको। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, ये वाले इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये एच इक्वल टू एन आर ऊंचाई पे चलेंगे तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बता दो। तो एम जी आर एन इंटू नीचे एन प्लस 1 कहाँ पे चले गए, एच इक्वल टू आर पे चले गए तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, एन की वैल्यू 1 रख दोगे तो कितना आ गया, एम जी आर बाई 2 इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक, ये फार्मूला भी और लेके ये और एनर्जी कंजर्वेशन निकालने से तो याद होगा कि अगर यहाँ से अर्थ से कितनी कुछ स्पीड दोगे तो कितनी हाइट तक जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन से वो हाइट निकाल लोगे। क्या ऊपर से छोड़ोगे तो कितनी स्पीड से आएगी, वो तो रूट 2 GH तो वैसे करते हैं स्मॉल हाइट्स के लिए। अगर अर्थ का रेडियस रहेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। वहाँ भी एनर्जी हो तो एनर्जी लिखते समय तो पहले mgh लिखते थे, अब क्या लिखेंगे माइनस GMM बाई आर लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या लिखते थे, माइनस mgh, वो स्मॉल हाइट्स के लिए होता। अर्थ का रेडियस के बराबर हाइट में जाएंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, तो माइनस GMM बाई आर प्लस एच यूज हो जाती है। एच कहाँ है, अर्थ के सरफेस से लेते हैं हाइट। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के तुम्हें याद होगा। और कहाँ पे, तो स्केप स्पीड से स्केप स्पीड के √2 टाइम्स स्केप स्पीड बाई √2 स्पीड दोगे तो हाइट कितनी ऊंचाई जाती है मैक्सिमम, एच इक्वल टू आर कितनी ऊंचाई जाती है मैक्सिमम, एच इक्वल टू कितनी स्पीड दिया, स्केप स्पीड का 1/√2 टाइम्स दे दिया। स्केप स्पीड देंगे तो पता ही कि इन्फिनिटी हाइट पे चला जाएगा, रेक्टेंगुलर पाथ में चला जाएगा वो। ठीक है, लेकिन कितना दिया हमने, कम दिया, तो कितना जाएगा, स्केप स्पीड बाई √2 गया, कितनी ऊंचाई पे गया हम लोग, स्केप स्पीड बाई √2 ऊंचाई पे गया। ठीक, एनर्जी कंजर्वेशन करके दिखाऊं या डायरेक्ट एच इक्वल टू याद है आप लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज का फार्मूला बता दिया। टाइम पीरियड याद होगा कितना होता है, टी डैश की वैल्यू n+1 इंटू टी हो जाती है, याद है ना टी डैश की वैल्यू। पेंडुलम को लेके कहाँ चले गए, एच इक्वल टू टाइम्स आर ऊंचाई पे चले गए, एच इक्वल टू तो जी डैश की वैल्यू g/n+1 का होल स्क्वायर आ जाता और डेल्टा यू कितना हो जाता, mgr n/n+ और टी डैश की वैल्यू कितनी होती है, n+1 इंटू टी। समझ में आ गया लोगों को। पानी वानी में लेकर कूद जाओगे पेंडुलम को तो क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ता है घटता है, अरे पानी में जो है तो बायनेंसी फोर्स लगेगा ना, जी डैश की वैल्यू घट जाएगी ना तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं, ये समझ में आई बात। ये वाला तो याद होगा, चांद पे चले गए तो कितनी है चांद की ऊंचाई बता दो, चांद की ऊंचाई वहां जी डैश की वैल्यू g/6 हो गया। अभी तक दे रहे थे, किसको ये फंडा याद है, लिखा हुआ सामने, किसको फंडा याद है ये, पासिंग अफेयर न लें, बोले इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। ये बोला जाए चांद की ऊंचाई बताओ, हम जानते हैं चांद पे जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो g/6 यहाँ को बेटा की वैल्यू 6 आ गई, तो बेटा यहाँ पे रख दोगे 6 तो चांद की ऊंचाई निकल जाएगी। सवाल पूछे थे कि वो ऊंचाई बताओ जहाँ पे जी डैश की वैल्यू g/2 होगी। अरे अभी लिख रहे थे इतनी ऊंचाई पे जी बताओ, तो निकाल रहे थे उल्टा सवाल, जी डैश दिया रहेगा, हाइट बताओ, तो तब के लिए फार्मूला दिया था। ठीक हो गया ये, हाइट बताओ जहाँ पे 1/4 हो जाएगा जी डैश, आर पे हो जाएगा, तो आर पे 1/4 हो जाता है, एच इक्वल टू आर पे जी डैश 1/4 हो जाएगा, या 1/4 कहाँ पे होगा, तो बोथ वे में आपको दिखा दिया गया। तो यहाँ पे भी सवाल थे तो फार्मूला सामने आ गया, आपको एक्सप्लेन कर दिया।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड वाले याद है, एक्सिस पे चले मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बता दो तुम लोग। म्यू नॉट आई बाई करंट की 4 वैल्यू जी बता दो। करंट की वैल्यू चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, क्यू बाई कैपिटल टी, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आर, क्यू ओमेगा बाई, ठीक है। चलो तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो आप बता दें। जायरो मैग्नेटिक रेशियो बोला गया था, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो E बाई 2m Q बाई 2m। ये फैक्चुअल पॉइंट है कि ये सवाल में पूछा, इस पर ये जेईई मेन में पूछे हुए है कि डेंसिटी ने लेकर न्यूक्लियर डेंसिटी पे सवाल, इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियस होता है और वैल्यू कितनी होती है 2.2 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हाईली डेंस होती न्यूक्लियस। जो फैक्ट एंड फाइल है स्टेटमेंट लिखा हुआ कि ऐसे क्या होता है, 4 ऑप्शन। तो ये सब वो फार्मूले जहाँ पे पावर 2/3 n वगैरह इन्वॉल्व है, तो वो फार्मूले एक जगह पे आपको बताया जा रहा है ऑलरेडी, जो है तो अलग अलग जगहों पे तो कॉपी में दिया हुआ है। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड घटता है या बढ़ता है? चलो तुम एक सर्कुलर कॉइल ऐसे रख दिया, ठीक है, और कंसेंट्रिकली दूसरा ऐसा रख दिया, तो सेंटर पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बता दो। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? एक सर्कुलर कॉइल ऐसा रखा और एक ऐसा रखा है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स बी हो जाएगा। एक की बी कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाई 2r। समझ आया कुछ? अरे दो कॉइल्स का प्लेन मैग्नेटिक, दो कॉइल्स का प्लेन 90 पे है, तो उनके मैग्नेटिक फील्ड भी किस में होंगे? अरे 90 पे होंगे, तो बी और बी का रिजल्टेंट b√2 हो जाएगा। समझ आ रहा है कुछ? ये मान लीजिए ये कॉइल है, देखो इधर ये कॉइल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। अरे कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, कॉइल में क्या कर रहा है? मैग्नेटिक एक्सिस का लोग बाहर के, ये अंदर डिपेंडिंग ऑन क्लॉकवाइज में अंदर और एंटी क्लॉकवाइज में। मान लीजिए इसमें बाहर है तो ऐसा हो गया, और दूसरा कॉइल ऐसा रखा, तो इसका एक्सिस का लोग इधर आ जाएगा, तो ये कैसा और एक ऐसा, तो दोनों कितने एंगल पे हो गए? तो कितना हो गया हमारे पास? b√2। दो कॉइल याद हो गया, अगर आई है तो b√2 हो जाएगा, बी का वैल्यू तुम पता, और करंट अलग I1 I2 है तो √I1² प्लस I2²। दो डंडे भी 90 डिग्री पर रहेंगे, एक डंडा दूसरा डंडा, और जेड एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो √V1² प्लस V2²। डन हो गया। या फिर कितना कर दिया हमने? तो एक सर्कुलर कॉइल ऐसा है और एक सर्कुलर कॉइल ऐसा है, दोनों का प्लेन समझ में आ रहा है? दो सर्कुलर कॉइल्स का प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, दो सर्कुलर कॉइल के प्लेन क्या आपस में? चलो ध्यान से सुनोगे। एक सर्कुलर कॉइल है, उसका प्लेन XY है, एक सर्कुलर कॉइल क्या है? XY प्लेन में है, तो उसका एक्सिस क्या होगा? जेड एक्सिस। कोई दूसरा सर्कुलर कॉइल बोलोगे तुम, XZ में है, ये बोले दूसरा सर्कुलर कॉइल कहाँ पे है, तो उसका एक्सिस क्या हो जाएगा? ठीक है, दोनों को ऐसे, एक को XY प्लेन में और एक को दूसरे को XZ प्लेन में। किसमें? XZ प्लेन में रख दिया गया, ठीक है, X एंड Z प्लेन में रख दिया गया। कौन सा वाला तुम्हें अच्छा लगा सर्कल? XY प्लेन वाला या कौन सा प्लेन बताया था? बोलो, नहीं सुने अभी। XY ऐसे ही हो गया, ये X एक्सिस हो गया, और ये बाई XY प्लेन ऐसा हो गया, और Z वाला इधर हो गया, Z वाला इधर हो गया, और X वाला इधर हो गया, ठीक। तो कौन सा प्लेन में? XZ प्लेन में। तो एक मतलब ऐसा मान लो कि एक ऐसा खड़ा है, एक ऐसा खड़ा है और एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा। ये समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है?
तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का किसका वोट निकालें हैं, बाई एक्सिस का वोट निकालें। दो रिंग हैं, एक रिंग एक्स वाई प्लेन में है, दूसरा रिंग कहाँ है, एक रिंग एक्स वाई प्लेन में है, दूसरा रिंग कहाँ है, एक रिंग एक्स वाई प्लेन में है, दूसरा रिंग एक्स जेड प्लेन में है। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका वोट निकालना, बाई एक्सिस का निकालना, और दोनों रिंग का मास सेम है, रेडियस आर है, दोनों रिंग है। इसका आंसर आ गया, जो एक्स वाई प्लेन में है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई एक्सिस का वोट कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। एक्स वाई प्लेन में है तो कितना हो गया हमारे पास, एक्स एंड वाई प्लेन में है तो इसका तो कितना हो गया, तो ये बाई हुआ या जेड हुआ, ये जेड हो गया। तो जो एक्स वाई प्लेन में है उसका बाई एक्सिस का वोट कितना हो जाएगा, जो एक्स वाई प्लेन में उसका बाई एक्सिस में तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स जेड प्लेन बोला ना तुमने, तो एक्स जेड है उसका ये बाई क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा उसका, तो आंसर कितना कर दोगे, चलो डिस्क गुड, एम आर स्क्वायर 4, समझ में आ गया लोगों को। दो डिस्क हो सकती है, 3 डिस्क भी रख देंगे तो कर लो। अब यूजुअली मोस्टली एक्सपेक्टेड है 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, 3-4 भी रहेंगे, तो वो सब तुम्हें याद होगा कि जल्दी से कर दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ लें आप। चलिए दोनों क्या तो हॉलो स्फीयर है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे बता दें, देखते हैं कौन बता पा रहा। फाइनल आंसर देखते हैं किसका आंसर आ गया, 10/3 या 5/3, 2 हॉलो स्फीयर है, हॉलो 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 स्फीयरिकल सेल है। ये इस एक्सिस का ऑर्डर कितना, 10/3 या 14/5, 10/3 आंसर आएगा या 14/, 10/3। एक हॉलो का कितना होता है, 5/3 एम आर स्क्वायर, 2 का कितना हो गया, तो 10/3 एम आर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा छोटे मोटे ऐसे काम। तो ऐसे जो है 4 लगा देंगे तो छोटे मोटे जोड़ लोगे। याद होगा फंडा ये दिया था कि जोड़ने को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, या रिजल्टेंट को जोड़ने को बोलते हैं वेक्टर में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिंपल जोड़ने को तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो 4 लोगों का इस एक्सिस में बता दो आंसर, जल्दी देखते हैं कौन होलो स्फीयर है। चार लोगों का ये वाला एक्सिस का वोट है, अगर 4 से गुना करो ना, का 5/3 तो 20/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समझ आया ना, जोड़ जाओगे ना। तो ये तो सबको याद होगा। तो हमें ये लग रहा था कि तुम लोग किसी को पढ़ाते हो, पढ़ाते ही नहीं तुम लोग। अब पढ़ाना अच्छी बात है ना, मतलब तुमने सुना होगा मोदी साहब भी पढ़ाने लगे, नहीं सुना तुमने? अरे स्पेशल क्लास वगैरह ले तो रहे थे, बीच में सुना था कि वो ममता, ये कौन सा ममता कुलकर्णी आती है और ये सब आती है, सब लोग मिलकर पढ़ाते हैं, आलिया भट्ट भी आती है पढ़ाने के लिए। अभी बच्चों का 10वीं 12वीं का एग्जाम शुरू होते नहीं पढ़ा रहे थे, अरे मोदी साहब भी पढ़ाना शुरू करा, सब लोग मिलकर पढ़ा रहे थे, तुम्हें तो पता होगा। तुम्हें लगा मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ। हम भी आश्चर्य हुआ कि मोदी साहब जो है, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ये सब लोग मिल करके बच्चों को क्लास दे रहे हैं। 10वीं 12वीं वाला मुझे एग्जाम आया था तभी। चले फिलहाल तो देख लें, इनका तो याद होगा ना, 4mr² कितना, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ने का काम है, जोड़ने का कार्यक्रम पहले हमने काफ़ी करा है, तो तुम इंश्योर करो कर ले। तो बाकी यहाँ पे तो जस्ट मैं उठा के ऐसे रख दो, ये है, जल्दी जल्दी बता दें। ये पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बता दो, और क्या बता दो, मैग्नीट्यूड भी बता दो। ये कॉन्स्टेंट स्पीड मास m और v का घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन और सेंटर कोड बता दें। इसका एंगुलर मोमेंटम होगा या नहीं होगा, सेंटर का वोट, एंगुलर मोमेंटम एक्सिस पे डिपेंड करता है, तो एक्सिस का वोट एंगुलर मोमेंटम होगा या नहीं होगा,
अरे होगा ना, ये इसका बोर्ड यहाँ घूम रहा है, यहाँ ये सेंटर का बोर्ड पूछा जा रहा है, ऐसे घूम रहा है पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम निकालना याद है ना, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास एम का स्पीड v से घूम रहा, स्क्वायर का साइड लेंथ l ले लो। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दो। डायरेक्शन तो बता दो तुम पहले। डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया, माइनस के कैप हो गया। समझ आई बात? अरे घूमने का डायरेक्शन ही तो बोलते हैं, घूम रहा क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एम बी एल बाई टू, यहाँ सेंटर डालोगे एल बाई टू के तो एम बी एल बाई टू, इसके लिए भी इसके लिए एम बी एल बाई टू को 4 से गुना कर लोगे। समझ में आ गया? जोड़ दोगे? हाँ, तो अब बता दोगे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जल्दी। अब ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन रहेंगे। अब कौन सा क्वेश्चन रहेगा तो तुम्हें बता रहा हूँ बार बार ये चीज़ की, वो वहाँ पे ही पता चलेगा कि एंगुलर मोमेंटम पे पूछे या फील्ड पूछे या फिर तो थर्मोडाइनमिक्स में उसने पूछा या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पूछा या फिर तो ये किस में पूछा, मैग्नेटिक फोर्स पूछा या फिर कौन सा चीज़ पूछा, तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछा। या स्क्वायर वाले एक तो फोटो रहना ही है। अगर बहुत ही ज़्यादा आसान वाले पूछ दिए कि फिर से छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन पूछने थे कि टेम्परेचर का डायमेंशन बताओ, टाइम पीरियड का डायमेंशन बताओ, ऐसे भी पूछ लेंगे तो उसका कोई आश्चर्यजनक नहीं है। मतलब एग्जाम में कोई चीज़ बड़ा या छोटा नहीं होता। होता क्या है, हम मैक्सिमाइज कैसे करें। आसान पूछ रहे हैं या उससे तुम्हें मतलब ही नहीं होना चाहिए। हमें वहाँ पे स्कोर को मैक्सिमाइज करके आना। पूछना तो ऐसे ही है उनको, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। अगर तुम कोई प्री एजम्पशन लेके जाओगे तुम्हें ये इंश्योर करके जाना कि जो भी सामने क्वेश्चन पेपर आएगा हम उसको मैक्सिमाइज करना है। हमें काम वहीं पे पढ़ेंगे, वहीं पे आंसर देंगे। इसमें क्या पूछ रहा हूँ मैं, ओरिजिन का अबाउट क्या बताएं, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देखेगा, ध्यान से देगा। ये जा रहा है स्पीड मास एम और स्पीड भी, फटाफट देख लेगा क्या जा रहा था, ए बी सी डी। जल्दी बता दो, ए बी पे जाएगा तो डायरेक्शन बता देंगे, एंगुलर मोमेंटम जल्दी बताएंगे। ए बी पे जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन कैसा हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया प्लस के कैप। और जो बी सी पे जा रहा है क्लॉकवाइज और सी डी पे जा रहा है फिर से कैसा हो गया क्लॉकवाइज। और किस पे जा रहा है, डी ए पे जा रहा है, ऐसा जाएंगे लाइन तो कैसा हो गया एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। समझ में आई बात? कुछ डायरेक्शन नहीं समझ में आया? डायरेक्शन बस सीधा कि लीनियर मोमेंटम वाली लाइन ले लोगे, जिस पॉइंट का बोर्ड निकालना उसका बोर्ड घुमा देंगे। ओरिजिन का बोर्ड पूछा गया इस बार, तो ये जब ए बी पे जाएगा तो ऐसी लाइन लोगे, ओरिजिन का बोर्ड ऐसे घुमाओगे तो ये कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जब बी सी पे जा रहा है लीनियर मोमेंटम वाली लाइन है, इसको ऐसे घुमा दो, इसके बोर्ड ही घुमाना, तो कैसे हो गया क्लॉकवाइज हो गया। ये सी डी पे जा रहा है तो फिर से क्या हो गया क्लॉकवाइज हो गया। और जब डी ए पे जा रहा है तो डी ए पे जा रहा है तो ऐसे लाइन, ये लाइन है हमारा, इसको इस पॉइंट का बोर्ड घुमाओगे। ऐसा नहीं कि डी ए का बोर्ड जा रहा है तो मुझे ऐसे में घुमा, ऐसा नहीं, ये लाइन ऐसी है, इसको घुमाना, तो कैसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, डायरेक्शन ऐसा हो गया। अब मैग्नीट्यूड भी तो कैसे कैसे कर लोगे, तो जब ए बी पे जा रहा कौन बताएगा, लीनियर मोमेंटम का लाइन ये है और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गुना कर लेंगे। समझ में आई बात? तो ऐसे फोटो देकर कहीं 4 ऑप्शन मैचिंग करवाने के लिए ले सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के, या डायरेक्टली कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए बी के लिए एक ही लाइन के कहीं पूछ लिया, डन है। किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पे देख लेगा, फटाफट देख लेगा। यही डायग्राम मैं ले रहा हूँ और इसमें क्या कर देगा देखो जरा। जिनको समझ नहीं आया पूछ लें, बता दिया कि सब तो चाइल्ड्स प्ले भी नहीं है, उससे भी छोटे का कार्यक्रम है। जो बच्चा होता नहीं वो भी इससे टफ काम करता है। अरे बच्चा तो ना कहीं घुमाता है ना, प्रैक्टिकली घुमाता है, यहाँ पे तो घुमाने हाथ से ऐसे करना पड़ रहा है, तो क्या काम है इसमें।
ठीक है। ये तो देखो इधर क्या कर दिया जा रहा है, यही सब कुछ है। देखो इधर तो कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ऐसा बोले जाए कि सेंटर कोड क्या निकालें, टॉर्क निकालें। ये फोर्सेज दिए हो, देखो इधर 4 फोर्सेज लगा दिए, इतना न्यूटन 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 का फोर्स मार रहे हैं। ये कितना आता है, 10 20 30 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, और कितना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो स्क्वायर का साइड लेंथ है, तो 20 मीटर कितना ले लो, 50 मीटर लेता हूँ। सेंटर का वो टॉर्क बता दें चार सभी फोर्सेज का। चल पहले तो मतलब 10 न्यूटन का क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा टॉर्क। सेंटर का वोट निकालना, ये सेंटर स्क्वायर का सेंटर है, तो ये कितना हो गया, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज हो जाएगा। और कितना हो मैग्नीट्यूड, 10 गुने 25, सेंटर से डालेंगे पूरे 10 गुने 25, मैग्नीट्यूड गुना कर लोगे तुम। ये जो ये फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है, इसका भी टॉर्क कैसा हो जाएगा, और 30 न्यूटन का भी क्या हो जाएगा, और 40 न्यूटन कितना हो जाएगा, 0, सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, सारे टॉर्क कैसे हो गए, सभी ऐड हो जाएंगे। और नेट टॉर्क इक्वल टू क्या कर सकते हो, आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल टू, ठीक है, तो कर लोगे। टोटल टॉर्क ही पूछेंगे यहाँ तक, ऐसे नहीं कि बहुत लंबा ले जाएंगे नहीं तुम्हारे लिए। 45 क्वेश्चन करना है ना, 50 में 45 करना ना, तो लंबा नहीं जाएंगे इतना। अरे कंपलसरी नहीं दे रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, 45 में 45 करना है इस बार। चलिए यहाँ पे देखेंगे ये क्या करें, डंडा है, डंडा का मोमेंट अपने जल्दी बता दो। मास एम लेंथ सेल के 4 डंडे हैं, मास एम लेंथ सेल के 4 डंडे हैं। बातचीत नहीं, बस जो है कि तो आपको जो है बाउंड्री फिक्स है, कितने बजे मैं छोड़ दूंगा, तो बाउंड्री फिक्स है, बस थोड़ी देर की और बात है। 3 बजे छोड़ दूंगा, 3 बजे लंच का टाइम होता है, 3 बजे के पहले लंच क्या करोगे, हाँ? अरे काम करने के लिए पैदा हुआ, खाने के लिए पैदा हुआ, ठीक है। हाँ तो काम करो ना, खाने वाने में क्या रखा हुआ है, वो खाना एक ऐसा चीज़ है ना जो कभी नहीं भरता, नहीं समझे। लेकिन ये जो है ना, तो ये भरेगा, तुम डॉक्टर बन जाओगे। ये जो फिलअप हो सकता है वो करो ना, खाना पीना तो चलता ही रहेगा, उसी का तो व्यवस्था किया जा रहा है। चलें, फिलहाल तो 4 डंडे, कितना मोमेंट ऑफ मास लेंथ है याद होगा, कितना 4/3 ml स्क्वायर यहाँ पे। अरे 4/3 ml स्क्वायर है, याद है कि नहीं है? एक देखे इधर, एक डंडे कितना होता है यहाँ पे, एक डंडे के यहाँ पे कितना ml स्क्वायर बाई 12 कितना होता है। और इसको यहाँ से यहाँ पे ml स्क्वायर 12 होता है एक डंडे का, और ये लंबाई कितनी होगी, L/2। तो इसका यहाँ पे ट्रांसफर करो पैरेलैक्सिस थ्योरम से, m L/2 का होल स्क्वायर कितना, ml स्क्वायर बाई जोड़ोगे 1/12 और 1/4 जोड़ के बताओ, ml स्क्वायर बाई 3, 4 डंडे के लिए कितना कर लोगे। अब कर को 2 डंडे दे दिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, तुम यहाँ पे तो आसान हो रहे हो, जोड़ जाड़ लेना तुम। वो डायरेक्ट डंडे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पिछली बार यही सवाल पूछा हुआ था। पिछली बार तुम्हारे जो नीट का एग्जाम हो जाकर देख लेना, दिया हुआ था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डंडे का ml स्क्वायर बाई 12 होता है। आई के वैल्यू दिया हुआ था, लंबाई इतना दिया, तो मास की वैल्यू बता दो। तो आई इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 लिखना था, और उसमें आई और एल दिया था, तो मेरा मास बताना था। 2 चीज़ कोई दी थी, तीसरा निकालना था। समझ आई बात, नहीं आई? तो वहाँ पे जैसे इंश्योर यही करना है कि हमें जो आता है उसको प्रॉपरली, ऐसे नहीं कि तुमने ml स्क्वायर बाई 3 कर लिया तो गलत हो जाएगा तुम्हारे। जो बच्चा जो है तो सेंटर का बोर्ड पूछा तो ml स्क्वायर बाई 12 करना, इंड का बोर्ड पूछा तो क्या करना है, तो ये करके आएगा, गुना भाग कर लेगा तो उसको मिल जाएंगे। समझ आई बात, नहीं आई? तो बस इतना ही करना होगा। ऐसा कुछ जो है ना कि
वहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं पूछी जाएगी, जो छोटी छोटी चीज़ तुमने पढ़ा है वही पूछी जानी है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो बाकी चीज़ें जो क्लास में करवाए, जोड़ने घटाने का जो और भी कहता है, होल का करने के लिए बोला गया तो कर लिया होगा। होल करते तो क्या करना था हमारा कि एक क्या हमारे पास डिस्क के अंदर होल कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो रहे बच्चे को का। चलो कंसेंट्रिकली वाला पूछ लेता हूँ, कंसेंट्रिकली निकाला गया, दोनों काम कर लेता हूँ फटाफट कि कौन सा सेंटर ऑफ मास भी है। अभी क्या पूछा गया कि क्या ध्यान से बोलोगे, बोला कि दो लोग मोटे, एक मोटा एक पतला है, मोटू पतलू, तो ये मोटू पतलू है, सेंटर ऑफ मास इतना है, एक मोटा और पतला 10 किलो 20 किलो ले लो, हो गया मोटा पतला। और अगर ये जो पतला वाला है कितना चला, पतला किलो पतला वाला 4 सेंटीमीटर चला, तो सेंटर में एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहा, इसको कितना चलना पड़ेगा, ये एक्स डैश पूछा हुआ है। अरे m1 x1 = m2 x2 लगा लोगे ना, m1 x1 = लगा लोगे ना तुम, या बता दोगे कि कूद जाता है, बोट उट पे चढ़ रहे हो, बोट इधर उधर जाओगे तो सेंटर मास में शिफ्ट नहीं होता है। बोट का शिफ्ट निकालने के लिए बता रखा है, बोट का शिफ्ट नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, तो सेंटर मास में शिफ्ट कितना होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स ले लो, सेंटर मास क्या रहेगा हमारा, तो कंजर्व रहेगा, तो इंश्योर करो कर लो, तो वहाँ पे बात क्लियर हो गई। बाकी सेंटर मास का पोजीशन तो m1 से कितना दूरी पे होता है, जल्दी बता दोगे, m1 से m2 डी बाई m1 प्लस m2, और m2 से कितना m1 डी बाई m1 प्लस m2। सेंटर मास जो होता है क्या होता है, सेंटर हेवी की तरफ बाइसिंग होती है, दोनों का कोलिजन कहाँ पे होता है, अरे दो मास ये दोनों 20 किलो 10 किलो आएगा तो कहाँ पे कोलिजन होगा इनका, अरे सेंटर मास पे होगा। 10 किलो का ऑब्जेक्ट और 20 किलो का ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो कहाँ पे कोलिजन होता है, सेंटर ऑफ मास पे होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका वोट मिनिमम होता है, सेंटर ऑफ मास का वोट मिनिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मिनिमम होता है, सेंटर ऑफ मास का वोट मिनिमम होता है। एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे मिनिमम होता है, सेंटर ऑफ मास का वोट मिनिमम होता है। समझ में आ गई बात। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल संभाल लोगे, ठीक है। बता दिया कि कितने टॉपिक है हमारे पास, सर्कुलर रोटेशन में तो 4 टॉपिक पढ़ने के लिए बचा है, तो 4 टॉपिक में 2 सवाल 3 सवाल रहेंगे। टॉर्क जो होता है तो आर क्रॉस एफ वो वाला क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाला कर लेना, जाकर एक बार अच्छे से कर लेना। बार बार इस पे सवाल पूछते हैं कि फोर्स यहाँ पे लग रहा है, फोर्स कितना 2y + 3j + 4k, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स से यहाँ पे जो एफ फोर्स लग रहा है इसका वोट तो टॉर्क निकालो। ये कोई पॉइंट दिया हुआ है, अगर ओरिजिन दिया हो तो अच्छा आसान कर दिया 1 2 3। अब फोर्स किस वाले पॉइंट पे लग रहा है, 7 9 1 पे लग रहा है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। ये एक फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है फोर्स की वैल्यू ये दी हुई है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 7 9 1, क्या दिया हुआ है, इसका इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट का वोट निकालना 1 2 3 पे, ठीक है। तो आर वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो 7 - 1 कर लोगे, 9 - 2 कर लोगे, और 1 - 3 कर लोगे, तो आर वेक्टर बन जाएगा। आर क्रॉस एफ कर लोगे तो क्या बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन तो पिछले 6 सालों में 5 बार पूछा गया, पिछले 6 सालों में मिनिमम 5 बार ये सवाल पूछा गया कि टॉर्क निकालो, फोर्स की वैल्यू चेंज करते रहते हैं। समटाइम्स ओरिजिन का वोट आर और एफ दोनों दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं, तो केयरफुली जाकर कर लोगे तो हो जाएगा काम। आर वेक्टर बनाना सीख लिया ना, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इसमें से इसको माइनस कर लोगे, 7 - 1 6i हो जाएगा, 6i 7j - 2k, और आर क्रॉस एफ कर लोगे केयरफुली, ठीक। या फिर इसी क्वेश्चन में क्या यही ये फोर्स ना करके क्या ये मोमेंटम वेक्टर है, तो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट का उठाना होगा, तो फिर से ये कार्यक्रम कर लोगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगुलर मोमेंटम घटता है या बढ़ता है, अरे मंगा एंगुलर मोमेंटम फोर्स इंटू एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इंटू, याद है एंगुलर मोमेंटम कितना था प्रोजेक्टाइल मोशन में, जल्दी जल्दी बोलोगे। ये काम कर लोगे ना, मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 6 सालों में खुद बैठ के देख सकते हो कि 5 बार यही सवाल पूछेंगे टॉर्क के लिए, तो आपको केयरफुल होने की जरूरत है कि वहां पे हम जाकर के
सवाल कुछ अलग नहीं आएगा। एक बार ऐसे में पढ़ा रहा था, 5 साल 2016 की बात है। एक बच्चा बोला कि सर इस बार भी बर्गन का फार्मूला आएगा, एफ डॉट डी करने के लिए इस बार भी आएगा क्या? हम बोले फिर से आएगा। वो 2016 में जाकर देखना आया था अगले के दिन और बोला कि मेरा गलत हो गया। हम गुना करने में वहाँ भी गलत कर दिए। वो बताया कि मुझे रात में नींद ही नहीं आई थी, पता नहीं क्या क्या आएगा। आना तो एफ डॉट डी है, आर क्रॉस एफ ही आना है। समझ आई बात नहीं आई? तो सिर्फ अंतर इतना ही होगा, आपको फिजिक्स में कुछ नया होता ही नहीं है, क्वेश्चन वही रहेंगे। वहां पे आपको सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए बुलाया गया कि आप सही से कैलकुलेशन कर पाते नहीं कर पाते, ठीक है। उसी टेस्टिंग के लिए बुलाया गया। फार्मूले सबको पता होता है, एफ डॉट डी बर्गन होता है, 7वीं क्लास से आदमी पढ़ता है। आर क्रॉस एफ टॉर्क होता है, ठीक है। तो फार्मूले फिजिक्स में सबको पता है, न्यूटन का नियम हर एक आदमी जानता है, वो पढ़े या ना पढ़े, तो उसमें कोई आश्चर्यजनक काम नहीं है। डन हो गया ये, तो आगे मूव करोगे। या ऐसा नहीं, तुम्हें कल को ऐसे नहीं बोलना कि ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होती है और ये जो है तो हमने डिफ्रेंसिएशन बोल दिया, तो तुम्हारे ये सवाल हैं। ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, लेंजेस लॉ क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होता था? इस तरह से, ताकि अपोज करे एग्जिस्टिंग फ्लक्स को, जिसके कारण पैदा हो रहा। समझ में आई बात नहीं है? इंक्रीजिंग फ्लक्स में क्या करेगा तो उल्टा पैदा होगा, और डिक्रीजिंग में क्या होगा? सेम डायरेक्शन में पैदा होगा। तो ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये घबराने में कि ऐसे सवाल आ गया, मास्टर ने बोला ही नहीं था। या ऐसा सवाल है कि फाइटी ग्राफ दिया होता क्या निकाले आप? फ्लक्स टाइम का ग्राफ दिया होता, किसका ग्राफ खींचे आप? ये में फैन टाइम का ग्राफ खींचे। समझ आई बात कुछ? फाइटी ग्राफ दिया हुआ है, तो ये में फैन टाइम का कौन बताएगा? ये फाइटी ग्राफ दिया फ्लक्स एंड टाइम के लिए, तो क्या है? तो ये फ्लक्स यहाँ पे तो इंक्रीजिंग स्लोप है, तो स्लोप इसका पॉजिटिव, तो ये निगेटिव आ जाएगा, नीचे दिखा दोगे। और यहाँ पे स्लोप जीरो है, ये जीरो कांस्टेंट फ्लक्स है, और यहाँ पे स्लोप निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे सीढ़ी वाला ग्राफ ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सीढ़ी वाला ग्राफ बन जाएगा। वहाँ पे ये सीढ़ी वाला ग्राफ बन जाएगा। 2-4 जगह पे जल्दी सीढ़ी वाला ग्राफ बता दो आप। ये फाइव दिया हुआ है, तो ऐसा कर लोगे। ये क्या दिया रहेगा? ई इक्वल टू माइनस एल डी बाई डी टी भी होता है। आई टी ग्राफ भी दिया हो, तो ऐसे कर लोगे। ई इक्वल टू, ठीक है, फाइव इक्वल टू एल आई, एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर में कितना होता है? एल आई स्क्वायर बाई, तो ई इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाई टू। एल दिया रहेगा, आई दिया रहेगा, एनर्जी निकाल लोगे, या एनर्जी और एल दिया रहेगा तो आई निकाल लोगे, या फिर कर लोगे तुम, ठीक है। या फिर सी बी स्क्वायर बाई टू, एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर या कैपेसिटर, सी बी स्क्वायर बाई टू। एनर्जी का फार्मूला समझ में आई बात तुम्हें? तो इंश्योर करो छोटे मोटे तुम काम कर लो, तो ये देख लोगे इधर फाइव टी दे दिया, किसका दे? आई टी दे दिया, या फिर यही क्या रहेगा हमारा? वी टी रहेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया? अरे एक्सेलरेशन टाइम हो गया। एक्सेलरेशन टाइम उल्टा कर लोगे, स्लोप पॉजिटिव ऊपर कर दोगे, बस ये ऊपर कर लोगे, ये नीचे कर दोगे, तो किसका ग्राफ हो गया? समझ आई बात? वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो है, तो एक्सेलरेशन टाइम ऐसा हो जाएगा, या फिर कैसा हो गया? एक्सेलरेशन टाइम या तो वेलोसिटी टाइम ऐसा कर लोगे। अब भाई वीटी का एरिया क्या निकालता है? डिस्टेंस टेबल, और डिस्टेंस पे टोटल टाइम कर दोगे तो क्या बन जाएगा? तो एवरेज स्पीड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? समझ में आ गया? जल्दी देखते कौन बता पा रहा? वीटी ग्राफ है तो टोटल एवरेज स्पीड बता दो। ये क्वेश्चन ही दे दिया, जल्दी देखते कौन आंसर दे रहा। ये पहले यहाँ तक टाइम टी है और वेलोसिटी मैक्सिमम 80 है। यहाँ तक टाइम कितना है? टी है, और यहाँ तक ये टाइम कितना है? 3t है, और बीच में जो वेलोसिटी मैक्सिमम कितना है? 80 है। एवरेज स्पीड कंप्लीट मोशन का बता दें। कंप्लीट मोशन का एवरेज स्पीड देखते हैं कौन आंसर दे रहा जल्दी। वीटी ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। ये वाला कितनी है? मैक्सिमम वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड है। तो कंप्लीट यहाँ से टी टाइम ये हुआ, और यहाँ से यहाँ तक 3t, टोटल टाइम 4t हो गया। इसका क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना। किसका आंसर आ गया? यस 70, गुड। बाकी लोग ही कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस भाई, तो टोटल डिस्टेंस एरिया निकालोगे, ट्रायंगल और रेक्टेंगल या ट्रायंगल पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, और टोटल टाइम कितना होगा? 40 से डिवाइड कर लोगे। डन हो गया। ये छोटे मोटे तुम काम कर लोगे। टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। तो देखते जल्दी से इस पर कौन बता पा रहा है? ये ऐसा बताते हैं, इसके लिए जल्दी से तो इन्फॉर्मेशन देकर ये वाला ग्राफ भी तो कहीं कहीं कल को जरूरत हो सकती है।
ये क्या है हमारे पास, तो डेट विल बी, दिस इज द बीटी ग्राफ। ये T1 T2 टाइम तो जल्दी जल्दी बता दें, T1 टाइम और T2 टाइम है, टोटल टाइम T है, T1 प्लस T2 की वैल्यू कितना दिया होगा, वो फंडा याद होगा, मैक्स में वी मैक्स की वैल्यू बताना है। पहले एक्सेलरेशन अल्फा है, फिर रिटार्डेशन बीटा है, तो वी मैक्स की वैल्यू याद होगा, वी मैक्स जल्दी बोलेगा, अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इंटू टी हो गया, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ये मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम वेलोसिटी यही है ना, तो टोटल डिस्टेंस बीटी ग्राफ का एरिया ले लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज टी और हाइट इज वी मैक्स, तो वी मैक्स इंटू टी बाई टू, टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम कर दोगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, तो वी मैक्स बाई टू के बराबर हो जाएगी। एवरेज स्पीड विल इक्वल टू वी मैक्स बाई, एवरेज स्पीड विल वी मैक्स बाई टू। ये फंडा याद है ना तुम्हें, ये कहाँ कहाँ पे लगेगा जल्दी बोलोगे, जब लिफ्ट चल रही है तो वहाँ भी लगेगा, लिफ्ट पहले एक्सलेट करती है फिर क्या करती है, डीएक्सलेट करती है, फिर कहाँ लगेगा, जब एक ट्रेन चलती है दूसरे स्टेशन पे पहुंचेगी तो क्या बोलेगा कि एक्सेलरेशन इतना, रिटार्डेशन इतना, टाइम इतना है, तो कितना डिस्टेंस निकालो या मैक्सिमम स्पीड कितना लगा, निकाल लोगे तुम टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना, तो 1/2 बी मैक्स इंटू टी स्क्वायर कर लोगे। जिसको नहीं याद है तो पूछ लिया करे, या T1 T2 का रेशियो बता दो अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में, ये डिस्टेंस कितना चला, ये डिस्टेंस S1 और ये डिस्टेंस S2 है, S1 की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, चलो S1 और S2 में बता दो, S1 बाई S2 T1 बाई T2 हो जाएगा, कैसे, अरे एरिया निकालो ना, S1 बीटी ग्राफ है तो एरिया निकालो कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये वाला एरिया कितना हो गया, ये S1 है तो हाफ इंटू T1 इंटू वी मैक्स, और ये कितना हो गया, हाफ इंटू वी मैक्स इंटू T2, तो वी मैक्स कट जाएगा तो T1 बाई T2 हो जाएगा। चलें कोई नहीं, प्रैक्टिस हो रही है अगले संडे के लिए, अगर 3-4 घंटे बैठ लोगे ना तब वहाँ पे कंफर्टेबली बैठ लोगे, एक तो पर तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, बोला ये जरा कि अगले संडे को एग्जाम है ना, तो आज 4 घंटे बैठने की आदत रहेगी तो वहाँ पे कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग तो वहाँ पे जाकर 4 घंटे बैठना ही मुश्किल होता है उनको, ये तो हिलते उधलते रहते हैं, तो ये काम तो तुम्हारा हो जाएगा, एक दिन पहले प्रैक्टिस एक बार हो चुका है, 4 घंटे बैठ सकते हैं। बाकी अब जो है ना कि जितना तुमने मेहनत किया तो उसका आउटपुट निकलेगा उस 4 घंटे में। चले फिलहाल तो क्या कर दिया, तो ये जो है तो S1 बाई S2 इक्वल टू T1 बाई T2 इक्वल टू, कौन बताया क्या होगा आगे, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, वो तो वी मैक्स हो गया या S हो गया, हाँ S1 बाई S2 इक्वल T1 बाई T2 तो कहा गया था ना। अब जो वी मैक्स की वैल्यू तो क्या लिख लोगे, वी मैक्स वैल्यू अल्फा T1, ठीक है, अल्फा इंटू टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, अल्फा इंटू, तो अल्फा इंटू T1 इक्वल टू बीटा इंटू T2 प्रोडक्ट रहे बराबर रहेगा, तो T1 बाई T2 इक्वल बीटा बाई अल्फा आ जाएगा, तो डायरेक्ट ये ऑप्शन दिए जा सकते हैं यार। ये वही तो अभी ट्रांसफार्मर में यही पढ़ा था ना कि ES बाई EP इक्वल टू NS बाई इक्वल टू, तो ऐसे ही पढ़ा था, ये रेशियो वैसे ही आ रहा है, तो दिखा दिया गया सामने। क्या एक पहले एक्सेलरेट करता है फिर रिटार्ड करता है, या पलटी मारने वाला केस याद होगा ग्राफ में, वो सब मार फेंक दिया गया, तो इंश्योर करो तुम कर लो। तो ये जो है तो क्या कर दिया कि क्या कौन सा उड़ रहा है, तो क्या उड़ाते हैं ऊपर में, पैराशूट नहीं, दूसरा जो है कि रॉकेट, रॉकेट को उड़ाएंगे तो क्या करेगा, पहले उसकी स्पीड क्या होगी, पहले रॉकेट उड़ता है तो बढ़ती है ना पहले स्पीड बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम, फिर उसका फ्यूल खत्म हो गया तो क्या करेगी वो, नीचे आएगी, तो बीटी ग्राफ रॉकेट का हो गया, कहाँ पे, तो स्पीड मैक्सिमम होगी, कौन बता देगा इस ग्राफ में, दिख ही रहा ना स्पीड,
स्पीड तो मैक्सिमम यहीं पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसी को तो ऐसे ही बोलते हैं कि पहले स्पीड बढ़ी और फिर क्या होगी, घट गई, और घटते घटते क्या होगी, जीरो हो गई। यहाँ पे पहले स्पीड बढ़ी रॉकेट की, यहाँ जीरो हो गई, तो फिर जो कि नीचे आना शुरू कर दिया, तो ये मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुँच गया है ये, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया ना। फिर क्या होगा, पलट गया। अब ये पहले रॉकेट ऐसे जा रही थी, फिर धीरे धीरे रुक गई, फिर वापस आएगी। तो इसी को ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं कि पहले एक्सेलरेशन है और फिर रिटार्डेशन है, तो पहले जाएगा फिर वापस आ जाएगा। समझ गए बात? तो ये सवाल भी तो काफ़ी बार रिपीट में पूछा गया, तो इंश्योर करो तुम कर ले। तो आर इक्वल टू कितना, आर नॉट 1 माइनस और टी माइनस टी स्क्वायर। चले तो कितना, तो 1 से 2 सेकंड में तो क्या निकालें, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकाल, जल्दी से निकालेगा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकालें। चलने पहले तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड और टी इक्वल टू 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बता दो, किसको समझ में आता है? डिस्प्लेसमेंट बता पाएंगे आप लोग? बता दें इनिशियल पोजीशन निकालो, फाइनल पोजीशन निकालो, घटा लो तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। याद है फंडा? टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या है हमारा, इनिशियल पोजीशन 0 है, और 2 सेकंड पे माइनस 2 आर नॉट या तो -3 आर नॉट, -2 आर नॉट। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। निकल गया, कितना आगे डिस्प्लेसमेंट, और टाइम से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। कितना टाइम लगा है, अरे 1 सेकंड लगा ना, तो एवरेज वेलोसिटी भी हो गई। समझ में आई बात? और एवरेज स्पीड निकाल लो, कौन बोलेगा? तो एवरेज स्पीड के टोटल डिस्टेंस भाई, टोटल टाइम। तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे तो टोटल वो डिस्प्लेसमेंट था, अब क्या है ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, या तो जो है तो बेहतर है ग्राफ खींच देंगे, बीटी ग्राफ का एरिया, तो डिफ्रेंशिएट कर दो। पलटी मारने वाले केस क्या करते हैं, वेलोसिटी इतनी आ गई, बीटी ग्राफ कैसा होगा, कहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, पलटी कहाँ पे मार रहा है सवाल, पलटी कहाँ पे मार रहा है, भी 0 हो जाएगा, जहाँ पलटी मारेगा भी क्या हो जाएगा वहाँ पे। तो टाइम कितना हो गया, 1/2 सेकेंड हो गया। तो बीटी ग्राफ स्केच आउट कर दो, भी एंड टी ग्राफ स्केच कर दिया। इनिशियल कितनी वेलोसिटी उसकी, टी इक्वल 0 पे, टी इक्वल 0 पे डाल दो ना यहाँ पे, तो वेलोसिटी कितनी है, -r, टी इक्वल 0 डालो ना यहाँ पे, पॉजिटिव है निगेटिव, तो पहले वेलोसिटी r नॉट है, अब क्या होती जाएगी, 0 हो जाएगी कितने सेकंड पे, और फिर कहाँ जाएगी, माइनस में जाएगी। ये 1/2 सेकंड हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ये 1/2 सेकंड है, हमें पढ़ना है कहाँ से कहाँ तक है, 1 सेकंड से, यहाँ 1 सेकंड है ये, और आगे 2 सेकंड बना लो। t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बीटी ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नीचे वाला एरिया को क्या करते हैं, मॉडुलस लगा लेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। समझ आई बात? तो देख लो टाइम, तो इसका जो ये जो डिस्टेंस कितना है, तो ये तो डिस्टेंस तो कितना है, 1 है,
और ये वाली वैल्यू देख लो इधर, टी इक्वल टू 1 वहां पर डालो तो क्या पता मिल रहा है वहां से, तो टी इक्वल टू 1 पे तो ये कितना आ रहा है माइनस आर नॉट, और टी इक्वल टू 2 पे यहां पे डालना है टी इक्वल टू 1 तो माइनस आर नॉट, टी इक्वल टू 2 तो माइनस 3 आर नॉट। अब ये एरिया कौन निकाल पाएगा, ये है क्या ट्रेपेजियम है या कुछ और है, तो ट्रेपेजियम के एरिया पैरेलल साइड का सम और उनके बीच का डिस्टेंस, नीचे 2 लिख दो, कितना आ गया आर नॉट प्लस 3 आर नॉट बाई 2 इंटू कितना कर लोगे, यही आ रहा कुछ और आ जा रहा, माइनस माइनस छोड़ दोगे, डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे बस, माइनस में आएगा, ठीक है यहाँ तक, तो कितना आ गया ट्वाइस आर नॉट, और टाइम कितना है 1 तो कितना आ गया हमारे पास 2 आर नॉट ही आ गया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे सेम हो गया, कारण क्या है क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रही है, पलटी नहीं मार रही, जो 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 जिस टाइम में पढ़ रहे हैं 1 सेकंड से 2 सेकंड में, तो वहां पे सीधा ही जा रहा है, पलटी नहीं मारा, इसलिए ऐसा हो जा रहा। ऐसा तो हम जानते ही हैं, सीधा जाएगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। अगर यही कहाँ से कहाँ पूछ देता कि 0 सेकंड से 1 सेकंड में, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, अलग हो जाता, समझ में ये बात नहीं आई। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का पूछा था, अब ये जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या सवाल पूछा कि यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्प्लेसमेंट बता दें, पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया तो डिस्प्लेसमेंट बता दें, आर दिया हुआ, जल्दी देख लेंगे कौन बता पा रहा, ए से बी चला गया तो डिस्प्लेसमेंट बताओ।